विदुर के हाथ से निकलती रोशनी को देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता, विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मामूली हकीमों के हाथ की रोशनी का रंग हल्का पीला होता है और जैसे जैसे उनका रैंक बढ़ता जाता है, रोशनी का रंग और गहरा होता जाता है और उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, आचार्य अगर ऐसी बात है तो फिर आपके हाथ से निकलती रोशनी का रंग सफेद क्यों है? सवाल सुनकर विदुर ने जोर से हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मैं मामूली हकीमों की बात कर रहा हूं ध्रुव। मेरी गिनती मामूली हकीमों में नहीं होती है। मेरे जैसे हकीम रोशनी लाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम तो रोशनी उधार में लेते हैं। ये बात सुनकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कोई रोशनी कैसे उधार ले सकता था? वो इस वक्त विदुर को देख रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी ध्रुव ने उससे कहा, रोशनी उधार में लेते हैं? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। इस पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ तुमने सही सुना, हम लोग रोशनी उधार में लेते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। जितना तुम देख सकते हो या फिर जितना सोच सकते हो, उससे भी कई गुना बड़ी। और इसी दुनिया के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, देवलोक और पृथ्वीलोक। इन दोनों जगहों पर रोशनियां मंडराती हैं, बिल्कुल शक्तियों की तरह। लेकिन ये रोशनियां कहां से आईं, ये कोई नहीं जानता। ये शायद सूरज के फटने से आई थीं या फिर देवलोक से गिरी उल्का पिंड से, लेकिन दावे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बात तो जरूर है, इन रोशनियों की ताकत शक्तियों की रोशनी से बहुत ज्यादा है। इस रोशनी से करिश्माई पाउडर बनाना बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन दिव्य रोशनियों का भी एक खतरनाक पहलू है, और वो ये है कि ये शक्तियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो इन्हें काबू करना बिल्कुल आसान नहीं होता। उन्होंने ये कहकर देखा कि ध्रुव इस वक्त उनकी बातों में पूरी तरह से खो गया था, इसलिए विदुर ने बात आगे कहने का फैसला किया। बहुत से हकीम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दिव्य रोशनियों की तलाश में, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोशनियों को काबू में करने के लिए इन्हें अपने शरीर में उतारना होता है। मगर ये शक्तियां सब तहस नहस करने को तैयार रहती हैं, इसलिए कोई भी इन्हें आसानी से काबू नहीं कर पाता। यहाँ तक कि सबसे कठोर हीरा भी इन रोशनियों की ऊर्जा को नहीं संभाल पाता। तो फिर एक शरीर तो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग, और वो भी किस्मत से, दिव्य रोशनी का एक छोटा हिस्सा काबू करने में कामयाब रहे। एक बार जब रोशनी शरीर से मिल जाती है तो हकीम ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दिव्य रोशनियों के बारे में जानकर ध्रुव पूरी तरह से तंग रह गया था। वो विदुर के हाथ से निकलती सफेद रोशनी को घूर रहा था, क्योंकि वो अब जान गया था कि ये रोशनी कितनी ताकतवर है। तभी ध्रुव को उस रोशनी के बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने आचार्य से कहा, आचार्य मुझे रोशनियों के बारे में और बताइए ना। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी रोशनी का रंग सफेद क्यों है। ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। तो अब जब तुम ये जानते हो कि दिव्य रोशनी क्या होती है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जैसे हकीमों के लिए दिव्य रोशनियों की भी एक रैंकिंग होती है, जिसमें कुल मिलाकर 23 रैंक्स होती हैं, और मैं अभी 11वें रैंक पर हूँ। मेरी दिव्य रोशनी का नाम है सफेद शीत रोशनी। ये रोशनी 100 सालों में एक बार दिखाई पड़ती है, जब दक्षिणी की तरफ ग्रहण लगता है। इस पर ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, सफेद शीत रोशनी ये कैसे हासिल किया आपने? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर को अचानक कुछ याद आ गया। उसने चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ ध्रुव से कहा, इस सफेद शीत रोशनी को पाने के लिए मुझे 8 साल का तप करना पड़ा, वो भी एक छोटी अंधेरी जगह पर। और जैसे ही मैंने इस रोशनी को अपने शरीर में उतारना चाहा, सारी तैयारियों के बावजूद भी मैं लगभग राख बन गया था। इतना कहकर विदुर चुप हो गए। उनके चेहरे पर बुरी याद का डर और दर्द दोनों साफ समझ आ रहे थे। ध्रुव ने सोचा शायद विदुर की जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा पल था, जिसे विदुर आज तक नहीं भुला पाए थे। वो दिन विदुर के दिल में एक ऐसा डर छोड़ गया था जिसके बारे में सोचकर वो आज तक सहम जाते थे। फिर जैसे अचानक होश में आते हुए विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, खतरनाक तो बहुत था, लेकिन अब जो मैं इसे हासिल कर चुका हूँ तो इसका मजा भी पूरा लेता हूँ। और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ये कहकर विदुर उस रोशनी के साथ खेलने लगा। वो उस रोशनी को अपने हाथ के एक छोर से फिसलाकर वापस अपनी हथेली पर ले आया। इस करतब को देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर विदुर ने आगे कहा, ये रोशनियां सिर्फ औषधि बनाने के काम नहीं आती, बल्कि इनका इस्तेमाल करके किसी ताकतवर विरोधी को भी हराया जा सकता है। ये सुनकर ध्रुव को विदुर से थोड़ी जलन हुई, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, दिव्य रोशनी अभी बहुत दूर है। फिलहाल के लिए अपना पूरा ध्यान एकलव्य रैंक हासिल करने पर लगाओ, और वो भी जल्द से जल्द। विदुर की बात में दम था। ध्रुव ने अपनी गलती मानकर अपना सिर हिलाया और फिर वापस उस सफेद रोशनी को देखने लगा। इसके बाद विदुर ने वापस अपना ध्यान करिश्माई पाउडर बनाने में लगा दिया। उन्होंने टेबल पर रखे नीले फूल को जादू से हवा में उड़ाया और फिर उसे अपने हाथ से निकलती रोशनी में कैद कर लिया। वो फूल जैसे ही रोशनी में आया तो वो अचानक गायब हो गया, और ध्रुव ने देखा कि विदुर के हाथ अब हल्के से नीले पड़ गए थे। विदुर के हाथ से निकलती रोशनी की ठंड पूरे कमरे को ठंडा कर रही थी, जिसे ध्रुव भी थोड़ा कपकपाने लगा।
उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी और वो खिड़की खोलकर उसे महसूस कर रहा था। वहीं विदुर उस रोशनी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर रोशनी का तापमान जरा भी बढ़ा तो उस नीले फूल का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ देर उन्होंने कमरे में ठंडक बरकरार रखी। जब थोड़ी देर हो गई और ध्रुव ठंड से जमने लगा था, तभी उसने देखा कि विदुर के हाथ नीले रंग से बदलकर सुनहरे होने लगे थे। उसने ये देखकर विदुर को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से सुनहरी धूल निकालते हुए सामने रखी टेबल पर छाड़ दी। फिर विदुर ने यही चीज बाकी नीले फूलों के साथ भी की और आखिरकार टेबल पर बहुत सारी सुनहरी धूल इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद विदुर ने अपनी आंखें बंद की और हाथ हिलाते हुए उस धूल को 4 सुनहरे मोतियों में बदल दिया। वो मोती जैसे ही उस सफेद रोशनी में आए, उनका रंग बदलने लगा और वो अब काले रंग के हो गए थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि वो चारों मिलकर एक बड़ा मोती बन गए थे जो विदुर के काबू से बाहर हो रहा था, तभी उन्होंने टेबल पर से सांप के जहर वाला फल उठाकर उस रोशनी में फेंक दिया। रोशनी में घुसते ही वो फल उस बड़े और काले मोती से जाकर मिला, जिससे एक नीला तरल पदार्थ तैयार हुआ। उस तरल पदार्थ को देखकर विदुर ने अपने हाथ की रोशनी को और बढ़ाया, जिससे उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं को निकलता देख ध्रुव थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे जैसे वो धुआं छटता गया, ध्रुव ने देखा कि रोशनी के अंदर एक काले रंग की गोली तैयार होने लगी थी, जिसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा जादू होते पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन विदुर का ध्यान पूरी तरह से उस रोशनी पर था। वो जानते थे कि रोशनी को अगर काबू में नहीं रखा गया तो अनर्थ हो सकता था। जब वो गोली लगभग तैयार हो गई, तब विदुर ने टेबल पर से बाकी सामान मतलब खास धूप का गुच्छा और जल मूल शक्ति का जादुई पत्थर उठाकर उन्हें भी अपने हाथ से निकलती रोशनी में फेंक दिया। विदुर उस काम को इतनी अच्छी तरह से कर रहे थे कि ध्रुव ये सोचने लगा कि आचार्य को ये सीखने में न जाने कितना वक्त लगा होगा। वो विदुर के हाथों को देख रहा था कि कितनी नजाकत के साथ वो सामान उठाने, उन्हें मिलाने और जलाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक वो रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। ये असर था जादुई पत्थर और धूप के मिलने का। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो एक हल्के नीले रंग का पदार्थ बना, जिसे विदुर ने उस बड़ी सी काली गोली पर उड़ेल दिया। ध्रुव ने देखा कि इससे उस गोली का रंग बदल गया था और वो अब गहरे नीले रंग की दिखने लगी थी। आखिरकार जब वो गोली बनकर तैयार हुई, तब भी विदुर ने रोशनी को रोका नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके वो उस गोली को गर्म करते रहे। ये सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चला होगा, जिसके आखिर में विदुर के हाथ से निकलती रोशनी कम होते होते गायब हो गई और उनके हाथ में बची थी सिर्फ एक नीले हरे रंग की गोली, जिसके अंदर करिश्माई पाउडर भरा हुआ था। विदुर ने पास ही रखी एक बोतल में उस गोली को डाला और फिर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आखिरकार जिस करिश्माई पाउडर का हमें इंतजार था वो अब हमारे पास है। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव ने उस बोतल में बंद गोली को ध्यान से देखा। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और उस गोली की खुशबू लेने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव ने उस बोतल को अपनी नाक के पास लाकर सांस अंदर की, उसे ऐसा लगा जैसे उस गोली की खुशबू ने उसे शक्ति से भर दिया हो, और वो ये सोचकर मुस्कुराया कि अगर सिर्फ इसे सूंघने भर से ताकत महसूस होने लगी तो क्या होगा जब वो इसे खा लेगा। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि इस करिश्माई पाउडर का रंग लारा के लाए शरबत से ज्यादा हरा था। इसका मतलब ये पाउडर शायद चांडल के बनाए पाउडर से भी ज्यादा ताकतवर था। ये सोचते हुए ध्रुव चौंक भी गया और उसे हंसी भी आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, 4 साल हो गए एकलव्य रैंक देखे हुए, लेकिन अब मैं एक बार फिर उस मुकाम को हासिल करने वाला हूँ। ध्रुव की इच्छा तो हो रही थी कि वो उस गोली को अभी ही खा ले, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए उस बोतल का ढक्कन लगाया और उसे चुपचाप टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो विदुर से बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसने एकलव्य बनना अभी से शुरू कर दिया तो उसके नाकाम होने की संभावना 70% से भी ज्यादा थी। हालांकि विदुर एक और गोली भी बना सकता था, लेकिन ध्रुव इस मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये देखकर कि ध्रुव गोली खाने की इच्छा को काबू कर पाया था, विदुर खुश हुए और अपना सिर हिलाते हुए वो एक बार फिर अंगूठी में वापस लौट गए। अब जो कि ध्रुव के पास करिश्माई पाउडर था, तो उसने अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा कम कर दिया। इसका कारण ये था कि वो अपनी शक्तियों को एकलव्य बनने के लिए बचाना चाह रहा था। हर दिन ध्रुव पहाड़ों में जाकर ट्रेनिंग करता, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो इरा के साथ कभी तालाब देखने जाता तो कभी बाजार देखने। दरअसल वो ना चाहते हुए भी एक आराम से भरी जिंदगी जीने लगा था। ये करते हुए ध्रुव ने 5 दिन गुजार लिए। 6वें दिन उसे ज्यादा शक्ति महसूस हुई और उसने फैसला किया कि एकलव्य रैंक हासिल करने का सही वक्त अभी ही था। ध्रुव ने इरा के साथ घूमते हुए ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह ढूंढ निकाली थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन पहाड़ों पर थी। पहाड़ों पर बड़ी चट्टानों के बीच ध्रुव ने एक गुफा चुनी थी, जहां वो एकलव्य बनने के लिए खुद को ट्रेन करने वाला है। ये गुफा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और पहाड़ों की दूसरी तरफ सिर्फ बादल दिखाई देते थे। ऐसा कहा जाता था कि इन बादलों से नीचे जंगलों में बहुत से खूंखार जानवर रहते थे। उस गुफा का रास्ता बहुत संकरा था और ध्रुव बहुत बच बचा कर जाता था, क्योंकि रास्ते के बगल में बहुत गहरी खाई थी। ध्रुव ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह इसलिए चुनना चाह रहा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गुफा के अंदर जाकर ध्रुव ने अपनी जेब से बोतल निकाली और उसे टेढ़ा करके उसने उसमें से करिश्माई पाउडर वाली गोली निकाली। ध्रुव उस गोली को ध्यान से देख रहा था। गोली को अपने हाथ में पाकर ध्रुव मुस्कुराने लगा था।
उसने एक बार उस गोली की खुशबू ली और फिर बिना कुछ सोचे सीधे उस गोली को खा गया। जैसे ही वो करिश्माई पाउडर से भरी गोली उसकी जुबान पर लगी तो एक बर्फ सा जमा देने वाला एहसास उसकी जीभ से होता हुआ उसके पेट तक गया और 1 सेकंड के अंदर उस गोली ने काम करना शुरू किया और ध्रुव को बढ़ती शक्ति महसूस होने लगी। वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव के हाथ पैर तक कांपने लगे, लेकिन ध्रुव ने अपने शरीर को काबू में लेते हुए उस शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश की। फिर तो जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में हलचल होने लगी। उसका शरीर शक्तियों को काबू में नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को डर लग रहा था कि कहीं ये शक्ति उसके शरीर को चीरते हुए बाहर ना निकल जाए, लेकिन बुरे ख्यालों को मन से निकालते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और शक्तियों को शरीर में महसूस किया। वो शक्तियां जब शरीर में इकट्ठा हो रही थी तब ध्रुव को बहुत दर्द हुआ। तभी गुफा में अचानक तेज हवा चलने लगी और ध्रुव खुद को जमीन पर रोकने की कोशिश करने लगा। वो हवा इतनी तेज थी कि ध्रुव के पैर धीरे धीरे खिसकने लगे। फिर जैसे ध्रुव को वो शक्ति अपने दिल में जाती हुई महसूस हुई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर उस शक्ति की रोशनी चौंधियाने लगी और तभी एक तेज धमाका हुआ। ध्रुव इस वक्त बहुत दर्द में था। करिश्माई पाउडर की शक्तियां उसके शरीर के हर एक कण से मिलती जा रही थीं और इससे उसका शरीर बढ़ता जा रहा था। अगर ध्रुव की जगह कोई और होता तो ये शक्तियां उसके शरीर में तहलका मचा देती और शायद शरीर को चीरते हुए बाहर आ जाती। लेकिन ध्रुव कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि बहुत शक्तिशाली था। इसलिए वो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन शक्ति के आवेग को काबू में कर पा रहा था। इस वक्त ध्रुव के चारों तरफ एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। उस रोशनी से घिरा ध्रुव इस वक्त एक तेज बिजली के झटके बराबर दर्द महसूस कर रहा था। ध्रुव की रगों में एक सफेद तरल सा बहता पदार्थ दिख रहा था। फिर अचानक वो शक्ति अपने चरम तक पहुंच गई और ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दर्द कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया था। ध्रुव ने गुफा में जोर से चीखना शुरू किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके शरीर ने अचानक इतनी शक्तियां सोख ली थीं कि ऐसा लग रहा था कि ध्रुव अगले ही पल किसी बम की तरह फटने वाला था। ध्रुव को दर्द से कराहता देख विदुर ने तुरंत अंगूठी में से आवाज लगाई, ध्रुव, शक्तियों के बवंडर को जल्द काबू करो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आचार्य के लफ्ज ध्रुव के दिलो दिमाग में गूंजने लगे थे। उसने अपने आप को काबू में लाने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर दोनों हाथों को जोड़कर शक्ति को वश में करने की कोशिश शुरू की। ध्रुव ने ये कुछ सालों पहले भी किया था जब वो एकलव्य रैंक पर था, लेकिन उस वक्त करिश्माई पाउडर नहीं था, इसलिए ध्रुव इस बार ये करने में थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके अपनी कलाइयों को घुमाना शुरू किया तो उसने देखा कि कैसे शक्तियां उसके शरीर के हर हिस्से में चमकने लगी थी। ये चमक एक सफेद रोशनी का रूप लेने लगी थी कि तभी विदुर ने चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा, जल्दी करो ध्रुव, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके इन शक्तियों को वश में लाओ। अगर तुम शक्तियों के इस बवंडर को जल्दी वश में नहीं कर पाए तो एक बार फिर 8 सितारों तक लुढ़क जाओगे। आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान शक्तियों पर लगाना शुरू किया। कुछ पल बाद अचानक उसकी आत्मा ने शक्तियों पर काबू पाना शुरू कर दिया था और ध्रुव के सर के ऊपर एक बवंडर बनने लगा। ये बवंडर उन जगमगाती शक्तियों का था जो ध्रुव के मुंह से होते हुए उसके शरीर में समा रही थी। तभी विदुर अंगूठी से बाहर निकला और उन्होंने देखा कि ध्रुव बहुत मुश्किल से शक्तियों को वश में कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति को देखकर ध्रुव भी चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि वो बवंडर छोटा होते होते एक हाथ बराबर हो गया था। ध्रुव इस वक्त बहुत ज्यादा थक गया था। वो चाह कर भी पूरी शक्ति को सोख नहीं पा रहा था, इसलिए विदुर ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहा, बस थोड़ा सा और ध्रुव, तुम एकलव्य से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हो। ये सुनकर ध्रुव ने एक आखिरी कोशिश की और अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए उस बची हुई शक्ति को अपने अंदर उतारना शुरू किया। ध्रुव के दांत कड़कड़ाने लगे थे और उसकी आंखें लगभग बंद होने वाली थीं। फिर जैसे अचानक उस शक्ति की रोशनी तेज हुई और एक धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से ध्रुव धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से एक आवाज आ रही थी जैसे इस वक्त उसके शरीर में बिजली बह रही हो। विदुर ने देखा कि ध्रुव के सर के ऊपर से वो बवंडर खत्म हो गया था। उन्होंने ध्रुव को देखा और फिर मुस्कुराने लगे। ध्रुव आखिरकार एकलव्य रैंक हासिल कर चुका था। ध्रुव जमीन पर लेटा गुफा की छत को देख रहा था। उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति महसूस हो रही थी और वो भी अचानक मुस्कुराने लगा। ये मुस्कुराहट कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल करने की थी। ध्रुव इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो मौत के मुंह से जिंदा बचकर आया था। उसकी सांसें तेज थी और वो गुफा की ठंडी जमीन को अपनी पीठ पर महसूस कर पा रहा था। लेकिन ऐसी शक्ति का एहसास उसे 4 साल बाद हो रहा था और इस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। फिर धीरे धीरे वो मुस्कुराहट बड़ी होकर हंसी में बदल गई और फिर हंसी से बदलकर एक बहुत तेज हंसी बन गई। उसकी हंसी इस वक्त गुफा में गूंज रही थी, जिसे सुनकर विदुर भी खुश हो रहे थे। आखिरकार जब ध्रुव ने एकलव्य रैंक हासिल करने की खुशी मना ली थी तो उसने अपने लड़खड़ाते पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले ध्रुव ने एक बार अपनी आंखें बंद कर उस शक्ति को अपने शरीर के हर हिस्से में बहता हुआ महसूस किया। ये एक खास हुनर था जिसे आत्मदृष्टि कहा जाता था। ये हुनर सिर्फ एकलव्य रैंक और उसके ऊपर वालों के लिए था। इस हुनर की खासियत ये थी कि ये शक्ति के मुताबिक काम करता था। आसान भाषा में कहें तो जिसकी जितनी शक्ति होती वो अपने शरीर की उतनी गहराई में जा सकता था। ध्रुव को इस वक्त अपनी नाभि के पास शक्तियों का एक गोला दिखाई पड़ रहा था। वो गोला किसी आकाश गंगा की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि ये गोला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा शक्ति थी।
अंदाजा लगाया जाए तो 9 सितारों से लगभग 10 गुना ज्यादा शक्ति। दोनों रैंकों के बीच वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन अगर बात शक्ति की हो तो मान सकते हैं कि एक आसमान है तो दूसरा जमीन। मतलब दोनों की शक्तियों की कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। ध्रुव इस वक्त उस शक्ति के सफेद गोले को जो उसकी नाभि के अंदर घूम रहा था काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे ध्रुव उस शक्ति को अपने वश में कर रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। फिर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों का रंग अब सफेद हो गया था। फिर अचानक ध्रुव ने अपना मुंह पत्थर की तरफ कर जैसे वहां उल्टी करना शुरू कर दिया। उसके मुंह से उसके शरीर के सारे दोष निकल रहे थे, जिसके बाद ध्रुव के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। उसके चेहरे से जैसे नूर बरसने लगा था। इसके बाद ध्रुव ने अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाई और फिर विदुर की तरफ देखते हुए कहा, ये काम करके आचार्य। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आचार्य विदुर ने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि पहली बारी में ही तुम शक्तियों को काबू कर पाए। विदुर की बात पर ध्रुव थोड़ा चौंक गया। उसने विदुर से कहा, खुशनसीबी? तो आप ये नहीं मानेंगे कि मैंने जबरदस्त दर्द सहन करके इन शक्तियों और इस एकलव्य रैंक को हासिल किया है? लेकिन सवाल पूछते ही उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, आचार्य अब तो मैं एकलव्य रैंक पर पहुंच गया हूँ, अब तो आप मुझे नई तकनीक सिखाएंगे ना? ये सुनकर विदुर ने ध्रुव के पिछले सवाल को नजरअंदाज कर उससे एक सवाल किया, कौन सी तकनीक सीखना चाहते हो तुम इस बार? विदुर के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसी तकनीक सिखाइए। हाँ, ऐसी तकनीक सिखाइए जो क्लास 4 की तकनीक से भी ज्यादा ताकतवर हो और जिसे मैं अपनी शक्तियों के साथ साथ बढ़ा पाऊं। ये सुनकर विदुर थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। आचार्य के चेहरे पर हल्की परेशानी देखकर ध्रुव ने खुद ही उनसे पूछ लिया, आचार्य मैंने कुछ गलत कहा क्या? या फिर एक सेकंड, कहीं आपने मुझसे तकनीक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था? ध्रुव को लगा कि विदुर ने शायद उससे तकनीक के बारे में झूठ बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई तकनीक हकीकत में थी ही नहीं। तभी विदुर ने ध्रुव को अपनी परेशानी की वजह बताते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जिस तकनीक का जिक्र मैंने किया था वैसी शक्तिशाली तकनीक वास्तव में है। लेकिन इस पर ध्रुव ने तुरंत विदुर से पूछा, लेकिन क्या आचार्य, क्या मैं उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, तुम जरूर उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस तकनीक को सीखने में बहुत ज्यादा खतरा है। ध्रुव खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो इस तकनीक के बारे में जानने को बेताब हो रहा था। उसने इसी बेताबी में विदुर से पूछा, कैसा खतरा? इस सवाल का जवाब देते हुए विदुर ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते नहीं देखा। यहाँ तक कि कोई इसे सीखने तक में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। रही बात खतरे की, तो मैं ये तो नहीं जानता कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है, लेकिन अपने तजुर्बे से इतना जरूर कह सकता हूँ, इसे सीखना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर अंदाजे की बात करें तो इस तकनीक को सीखने में लगभग 80% लोग फेल हो जाते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, 80% लोग फेल हो जाते? मतलब कामयाब होने की संभावना सिर्फ 20%? ध्रुव को हैरान होते देख विदुर ने शांत भाव से जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत कम है, लेकिन सच यही है। ध्रुव इस बात को सुनकर थोड़ा निराश तो हुआ ही था, लेकिन उसे यह भी लगा कि वो तकनीक सिर्फ 20% लोग ही जानते थे। इसका मतलब उस तकनीक का पलटवार भी बिल्कुल आसान नहीं था। ऊपर से ये एक क्लास 4 की तकनीक थी जो वक्त के साथ साथ और ताकतवर हो सकती थी। ध्रुव इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए ध्रुव ने तकनीक के बारे में और जानने के लिए विदुर से कहा, आचार्य क्या आप मुझे उस तकनीक के बारे में और कुछ भी बता सकते हैं? ये सुनकर विदुर ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, इस तकनीक की ताकत लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन इसमें दिव्य रोशनी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हें दिव्य रोशनी तो याद है ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसके बाद विदुर ने अपनी बात आगे कही, ये तकनीक मैंने गलती से सीख ली थी। वैसे तो इस तकनीक का कुछ नाम नहीं है, लेकिन मैं इसे फ्लेम मंत्रा कहता हूँ। इस फ्लेम मंत्रा की यह खासियत है कि ये लगातार बढ़ तो सकती है, लेकिन उसके लिए इसे दिव्य रोशनी की जरूरत पड़ेगी। तकनीक सीखने वाले को दिव्य रोशनी को अपने अंदर लाना होगा, और जैसा कि तुम जानते हो दिव्य रोशनियां सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक है। पहली चीज तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर गलती से ये किसी को मिल भी गई तो भी इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि वो इस शक्ति को अपने अंदर उतार सकेगा। तुम्हें मैंने बताया था ना कि कैसे सफेद शीत रोशनी हासिल करते करते मेरी जान ही निकल गई थी। मैं जलकर राख होने ही वाला था कि मैंने उसे वश में कर लिया। लेकिन अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होता। विदुर बात कहते हुए एक बार फिर उन अंधेरी यादों के गलियारों में घूमने लगा जहां उन्हें वो खौफनाक मंजर अपने सामने दिख रहा था। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और ध्रुव से कहा, लेकिन इस तकनीक को सीखने के लिए सिर्फ एक दिव्य रोशनी नहीं बल्कि एक से ज्यादा दिव्य रोशनियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और ये लगभग नामुमकिन है। सच कहूं तो मैंने शक्ति सम्राट रैंक वालों को तक इससे डरते हुए देखा है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? 2 तरह की दिव्य रोशनियां एक शरीर में एक साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर तुमने इसकी कोशिश की तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव भी थोड़ा घबरा गया। ध्रुव को एकलव्य बनने के लिए इतना दर्द सहन करना पड़ा, और एक पल तो उसे ये तक लगा था कि शायद वो वापस 8 सितारों पर फिसल जाएगा। और यहाँ तो विदुर 2 दिव्य रोशनियों को एक साथ शरीर में इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। ध्रुव ने अपने कमरे में अपनी आंखों से देखा था कि ये रोशनियां कितनी ताकतवर थीं।
इसलिए वो खुद इसे सीखने के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसे लगा कहीं रोशनी को काबू करने के चक्कर में रोशनी उसे न काबू कर ले। विदुर ने देखा कि ध्रुव परेशान दिख रहा था। उन्हें लगा शायद उन्होंने ध्रुव को कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। वैसे उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ये जानते थे कि ध्रुव आम लोगों जैसा नहीं था, बल्कि बहुत खास था। उसकी लगन और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो एकलव्य रैंक तक पहुंच गया था, जिसे हासिल करने में आम लोगों को 10 साल लग जाते थे। इसलिए उन्होंने ध्रुव को इस तकनीक की ताकत के बारे में बताते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम इस तकनीक से थोड़ा घबरा रहे हो और ये लाजमी है, लेकिन अगर कोई गलती से भी इस तकनीक को सीख ले तो इस पूरे मार्कस में इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर उसे और कोई नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा अच्छा लगा। वो जानता था कि इतनी ताकतवर तकनीक को सीखने का रिस्क भी बहुत ज्यादा था, लेकिन ये तकनीक जानने वाला विद्वान रैंक वाले तक को चैलेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए ध्रुव को 2 दिव्य रोशनियां अपने अंदर उतारनी थी। उसे डर था कि कहीं वो भी बिना शरीर की सिर्फ एक रोशनी बनकर ना रह जाए। ये देखकर कि ध्रुव गंभीर सोच में पड़ा था, विदुर ने उससे सवाल किया, तो ध्रुव, क्या तुम अब भी वो ताकतवर तकनीक सीखना चाहते हो? इस सवाल ने ध्रुव को और परेशानी में डाल दिया था। ध्रुव ने पहली बार फ्लेम मंत्रा के बारे में सुना था और वो इसकी ताकत का दीवाना हो गया था, लेकिन इस ताकत की एक बहुत बड़ी कीमत थी जो ध्रुव को अपने शरीर से चुकानी थी। वो इस बात को भी सोच रहा था कि 10 में से सिर्फ 2 लोग ही इस तकनीक को सीखने में कामयाब होते हैं। बाकियों की मेहनत, वक्त, सब कुछ बेकार चला जाता है और ध्रुव के पास तो वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसका दिमाग इस बात पर भी जा रहा था कि क्लास 4 की तकनीक सीखने का मतलब मार्कस के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होना। लेकिन ध्रुव ये पक्का नहीं कर पा रहा था कि वो इस तकनीक को सीखना चाहता था या फिर नहीं। ध्रुव की इसी परेशानी को देख विदुर ने धीमी आवाज में उससे कहा, यह फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा ध्रुव। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ। तुम्हें इरा कैसी लगती है? ये सुनकर ध्रुव अचानक चौंक गया। उसे लगा आचार्य पूरब की बात को पश्चिम में क्यों ले जाने लगे थे। इसी असमंजस में ध्रुव ने उनसे कहा, आचार्य, मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव को समझ नहीं आया कि विदुर ने अचानक उससे ये सवाल क्यों किया। विदुर के इस सवाल पर ध्रुव का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, आचार्य, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इरा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। उसके लिए मेरे दिल में कोई वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर विदुर ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन जैसी है, लेकिन छोटी बहन नहीं है। तुम दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है। इरा को तुमने कभी ध्यान से देखा है? कैसे सारे जवान लड़के पागल हैं उसके लिए, और अभी तक तो वो बड़ी भी नहीं हुई है, तो उसके इतने चाहने वाले हैं। सोचो, जब बड़ी हो जाएगी तब कितने चाहने वाले होंगे। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को इरा किसी और लड़के से शादी कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, थोड़ा बुरा तो लगेगा, शायद कुछ ज्यादा ही बुरा लगेगा। यह सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसके किसी और लड़के से शादी करने पर तुम्हें बुरा लग रहा है तो वो कभी तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। जुबान जितना झूठ बोल ले, लेकिन ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर ध्रुव शर्म से एक बार फिर लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य उसे क्या बताना चाह रहे थे, लेकिन उसने अपना सर खुजाते हुए विदुर से कहा, आचार्य, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप इरा के बारे में? इस पर विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज्ड हो। तुम इरा को मन ही मन पसंद करते हो, लेकिन इस रिश्ते को दूसरा नाम देते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो ध्रुव, मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूं, लेकिन इरा का परिवार बहुत खतरनाक है। यह सुनते ही ध्रुव ने तुरंत विदुर की बात काटते हुए सवाल किया, आप इरा के परिवार के बारे में जानते हैं? ध्रुव की हैरानी देखते हुए विदुर ने उससे कहा, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसके परिवार वाले बहुत खतरनाक हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि शौर्य दल जैसे छोटे दल का उन लोगों से क्या संबंध है, लेकिन इतना जान लो कि तुम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। बात ताकत की हो या फिर हैसियत की या फिर रुतबे की, तुम्हारा परिवार इरा के परिवारों से मीलों दूर है। और अगर इरा तुम्हें पसंद करती भी है तो भी उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे। यह सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। विदुर की बात उसे अंदर तक चोट पहुंचा रही थी। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बंद की, लेकिन विदुर से फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे देखकर विदुर ने अपनी बात आगे कही, मार्कस में सिर्फ ताकत की इज्जत होती है, और जिसके पास ताकत है उसके पास रुतबा होता है। तुमने लारा को तो देखा ही था, वो इसलिए इतनी घमंडी है क्योंकि उसका परिवार इतना ताकतवर है। वो तुम्हें कुछ नहीं समझती, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ध्रुव विदुर की बात को आहुति की तरह लेते हुए अपने अंदर की आग को जला रहा था। वो भी ये बात जानता था कि आचार्य विदुर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन गुस्से में उसने अपना आपा नहीं खोया और चुपचाप विदुर की बात सुनता रहा। वहीं विदुर ये जानते थे कि ध्रुव के लिए ये बातें सुनना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने इरा के बारे में आगे कहा। इरा का परिवार लारा के परिवार से बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, इसलिए उनकी नजरों में तुम सिर्फ एक बिद्दी से कीड़े हो। और सच तो यह है कि उस परिवार ने बहुत शक्तिशाली लोग देखे हैं। तुम्हारी ताकत के बावजूद वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझेंगे।
इसलिए अगर तुम मेरा कुछ सचमुच पाना चाहते हो तो तुम्हें इतना ताकतवर बनना होगा कि उनकी रूह तक कांप जाए। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो तुम्हारी दिली इच्छा हकीकत भी बन सकती है। यह सुनते ही ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए विदुर से सवाल किया, क्या फ्लेम मंत्रा सीखने से मैं इतना ताकतवर बन पाऊंगा? इस पर विदुर ने तुरंत ध्रुव से कहा, सिर्फ सीखने से नहीं, अच्छी तरह उसका इस्तेमाल करते हो तो शायद बात बन सकती है। ध्रुव ने देखा कि विदुर उसे ही घूर रहा था। फिर ध्रुव ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और इरा के बारे में सोचने लगा। उसे इरा की खूबसूरत आंखें और उसकी मीठी आवाज याद आने लगी। उस आवाज ने जैसे ध्रुव को थोड़ा मजबूर बना दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इरा एक दिन उससे दूर भी जा सकती है। इस एहसास ने उसके दिल को खोखला बना दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए विदुर से कहा, इतना कहने के बाद भी आप कहते हैं कि आप ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर विदुर के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसी मुस्कान के साथ ध्रुव से कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। सच कहूं तो खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी दिली इच्छा यह है कि तुम फ्लेम मंत्रा सीखो। यह सुनकर ध्रुव चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विदुर ने उसे अपनी इच्छा की वजह बताते हुए कहा, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा दूसरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कहते ही जैसे अचानक विदुर को कुछ याद आया और उन्होंने बात से भटकते हुए कहा, मेरी आत्मा भी बहुत ताकतवर है और तभी इस हालत में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मुझे ऐसे जीना बिल्कुल नहीं रास आता। हर दिन कितना नकली, कितना खोखला महसूस करता हूं मैं। मेरी भी इच्छाएं हैं, इसलिए मुझे अब शरीर की जरूरत है। यह सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया। उसने थोड़ा परेशान होकर विदुर से कहा, शरीर की जरूरत है? जितना मुझे पता है मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हो सकते, है ना? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आमतौर पर तो नहीं, लेकिन फ्लेम मंत्रा से यह किया जा सकता है। यह सुनकर ध्रुव और ज्यादा चौंक गया। क्या फ्लेम मंत्रा से मुर्दों में जान भी फूकी जा सकती है? ध्रुव को इतना हैरान होते देख विदुर ने उससे कहा, अगर फ्लेम मंत्रा में महारत हासिल कर ली जाए तो 2 दिव्य रोशनियों को जोड़कर उनसे तैयार शक्ति को रखने के लिए एक शरीर बनाया जा सकता है, और ऐसे शरीर से मैं वापस जिंदा भी हो सकता हूँ। सच कहूं तो इतने साल उस अंगूठी के अंदर के अंधेरे में हमेशा उम्मीद थी कि कोई तो आएगा जो अपनी सच्चाई और ताकत की वजह से मुझे इससे बाहर निकाल पाएगा। और जब मैं तुमसे मिला तब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ये बात कहते हुए विदुर थोड़े उदास हो गए थे। उनके चेहरे की झुर्रियां भी उनकी उदासी को छुपा नहीं पाई। तभी विदुर ने देखा कि ध्रुव भी उन्हें उदास देखकर थोड़ा उदास हो गया था। इसलिए उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, छोड़ो पुरानी बातें, यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी की बकबक है। मैंने कहा था मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कितना कुछ बोल गया। धत। ये कहते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर अपने दोनों हाथ सामने कर लिए। फिर आंख बंद करके जैसे उन्होंने कुछ कहा और अचानक उनके दोनों हाथों में कागज के टुकड़े आ गए थे। एक टुकड़ा लाल रंग का था और एक टुकड़ा काले रंग का। दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में महसूस करते हुए विदुर ने अपनी आंखें खोली और ध्रुव से कहा, लाल कागज क्लास 3 की एक लो लेवल तकनीक है और ये काला कागज ये है फ्लेम मंत्रा। एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हारा दिल जो कहता है वो ही करो। नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे शिष्य रहोगे और मैं कभी तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ध्रुव इस वक्त दोनों कागजों को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें कभी लाल कागज पर होती तो कभी काले कागज पर। फिर आखिरकार उसने अपने कंधों को नीचे करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे मौत से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बिना ताकत के समाज में इज्जत नहीं मिलती। उस दिन लारा ने सबके सामने मेरी और मेरे दल की बेइज्जती की थी और ये दिन मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इतना कहते ही ध्रुव ने तुरंत उस काले कागज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। जैसे ही ध्रुव ने उस कागज को छुआ तो उसके दिमाग में जैसे उस कागज में भरा ज्ञान अपने आप जाने लगा। विदुर ये देखकर बहुत खुश हुए, इतने कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी दिखाई देने लगे। इसी खुशी में विदुर ने ध्रुव से कहा, फिक्र मत करना ध्रुव, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब जानते थे कि एकलव्य रैंक हासिल करने के बाद खास तकनीकों पर महारत हासिल करना मुमकिन हो जाता था, लेकिन ध्रुव कुछ देर अकेले बैठकर उस खास तकनीक को अपनी शक्तियों से मिलाने की कोशिश करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद ध्रुव ने बैठे बैठे अचानक अपनी आंखें खोली। उस खास तकनीक को अपनी शक्तियों से मिला देने के बाद ध्रुव का शरीर और बड़ा लगने लगा था। उसका चेहरा और ज्यादा चमकने लगा था और उसकी आंखें हल्के हरे रंग की हो गई थी। उसने पलके झपकाते हुए गुफा की रोशनी को देखा जो अब उसकी आंखों में चुभ रही थी। तभी विदुर ने ध्रुव से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम कामयाब हुए? ध्रुव ने देखा कि यह सवाल पूछते हुए विदुर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ध्रुव ने भी कहा, हाँ। इतना कहकर वो अपनी नाभि के पास से शक्तियों को अपने हाथ की तरफ लाया, जिससे उसके हाथ में एक पीली सी रोशनी दिखाई देने लगी। ध्रुव इसे देखकर थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसने इसी परेशानी में विदुर की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम इस शक्ति को कुछ वक्त में बाहर भी ला पाओगे। अभी तुम्हारा रैंक एकलव्य है। इस शक्ति को जब चाहे बाहर लाने के लिए महादक्ष रैंक की जरूरत होती है। यह सुनकर ध्रुव समझ गया था कि शक्ति को बाहर लाना इतना आसान नहीं था।
उसे ऐसा करने के लिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ेगी और रैंक में इजाफा करते रहना पड़ेगा। ध्रुव इस वक्त अपनी कलाई में मंडरा रही पीली रोशनी को देख रहा था। फिर उसने अपना सिर हिलाया और विदुर की ओर देखते हुए कहा, मुझे इस फ्लेम मंत्रा को लगातार बढ़ाना होगा। फिलहाल के लिए तो इसकी शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं किसी ज्यादा ताकतवर से लड़ने का ख्याल भी दिमाग में नहीं ला सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो इससे मुझे ही सबसे ज्यादा घाटा होगा। इस पर विदुर ने भी सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आसान शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे फ्लेम मंत्रा की ताकत अभी क्लास 1 की लो लेवल तकनीक जितनी है, लेकिन खास तकनीकों की यही बात होती है। तुम चाहो तो अपनी मामूली तकनीकें इस्तेमाल करके इनकी शक्ति बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से 3 क्लास 2 की मामूली तकनीकें काफी रहेंगी। और हाँ, अब जो तुम्हारी शक्ति कुछ वक्त के लिए कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे हमला झेलने की क्षमता में भी कटौती हुई है। इसलिए भविष्य में तुम्हें ध्यान रखना होगा कि दुश्मन तुम पर हावी ना हो पाए और तुम्हारे हमले कम हों लेकिन बम की तरह धमाकेदार हों। इससे तुम्हारी शक्तियां बची रहेंगी ताकि ट्रेनिंग में कोई अड़ंगा ना आए। और कोशिश करना कि हर लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर दो। ये बात सुनते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि एकलव्य रैंक पर होने के बावजूद उसे कुछ वक्त बाकियों से बच बचा के चलना पड़ेगा। उसकी उदासी को देखकर विदुर ने उससे कहा, जब तुम 3 क्लास 2 की तकनीकों पर महारत हासिल कर लोगे तो मैं तुम्हें एक और नई तकनीक सिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए अब से हर कदम सोच समझ कर ही लेना। लेकिन ध्रुव का ध्यान तो उस नई तकनीक पर जा चुका था जिसका जिक्र विदुर ने किया था। उस तकनीक के बारे में और जानने के लिए ध्रुव ने विदुर से पूछा, वो नई तकनीक कौन सी क्लास की होगी? इस सवाल के जवाब में विदुर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो तकनीक ऑक्टेन ब्लास्ट से ज्यादा ताकतवर होगी। ये सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो गए। वो दिमाग में शक्तियों का गणित लगाने लगा। ऑक्टेन ब्लास्ट तो क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक है। इसका मतलब ये नई तकनीक इससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। मतलब कहीं ये तकनीक क्लास 3 की तकनीक तो नहीं। वैसे तो क्लास 3 की तकनीक क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक से सिर्फ 1 रैंक आगे थी, लेकिन दोनों की शक्तियों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा था। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे और अच्छी किस्मत होती तो क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हासिल कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन क्लास 3 की तकनीक अमूल्य थी। ऐसा कहा जाता था कि वुहान साम्राज्य में एक बार एक क्लास 3 की तकनीक का दाम 10 लाख सोने के सिक्कों तक पहुंच गया था। इतने सिक्के पूरे साम्राज्य की 1 साल की आमदनी थी। इसका मतलब साफ था कि भले दोनों के बीच सिर्फ 1 रैंक का फर्क था, लेकिन अगर दाम की बात करें तो क्लास 3 की कीमत क्लास 2 की लगभग 100 गुना थी। इस बारे में सोचते हुए ध्रुव की इच्छा हुई कि वो तुरंत इस तकनीक को सीखे। उसने विदुर से सीखने की जिद करने का सोचा, लेकिन वो जानता था कि विदुर भी कम जिद्दी नहीं थे। इसलिए अपना ध्यान भटकाते हुए ध्रुव ने अचानक विदुर से पूछा, आचार्य, क्या मैं भी हकीम बन सकता हूँ? ये सुनकर विदुर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, छोटे दल के लोग हकीम नहीं बन सकते। वैसे छोटे दल से याद आया, तुम्हें लारा से अपनी शर्त तो याद है ना? इस बात पर ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। ये देखकर विदुर ने उससे आगे कहा, मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि तुम्हारी 3 साल वाली शर्त का आधा वक्त तो गुजर चुका है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मैसेडोरिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ, पूरे 1 साल के लिए। विदुर की बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था। उसने चौंकते हुए विदुर से पूछा, साल भर के लिए मैसेडोरिया से बाहर? ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। इस पर ध्रुव ने सोचना शुरू किया। वो जानता था कि विदुर किसी खास वजह से ही ऐसा कह रहे थे, और ध्रुव तो सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाना चाह रहा था। इसलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद विदुर से कहा, ठीक है, शक्तियां बढ़ाने के लिए अगर मुझे मैसेडोरिया छोड़ना भी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बताइए, कब जाना है यहाँ से? ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें 2 महीने और इंतजार करना चाहिए। इस पर ध्रुव को लगने लगा कि वैसे ही इतना कम वक्त बाकी था और आचार्य 2 महीने और मैसेडोरिया में बिताने की बात कर रहे थे। उसे लगा अगर ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना ही था तो फिर अभी क्यों नहीं? यही सोचते हुए उसने विदुर से सवाल किया, 2 महीने का इंतजार क्यों? विदुर ध्रुव के सवाल पर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने की वजह से उनकी आंखें चेहरे की झुर्रियों में छिप गई थी। फिर विदुर ने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए ध्रुव से कहा, क्योंकि 1 महीने बाद रक्षा अकेडमी के एडमिशन शुरू हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम भी उसमें हिस्सा लो। ये सुनते ही ध्रुव ने तुरंत विदुर से कहा, एकेडमी में एडमिशन? लेकिन क्यों? मैं तो आपसे ही तकनीकें सीखना चाहता हूँ। एकेडमी में ऐसी कौन सी खास तकनीक सिखाई जाएगी जो आप मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं? ध्रुव के मन में इस वक्त बहुत से सवाल थे और वो हर सवाल का जवाब जानने को बेताब हो रहा था। तभी विदुर ने ध्रुव की बेताबी को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ सीखने के लिए एकेडमी नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि दिव्य रोशनी हासिल करने के लिए वहां एडमिशन लेने के लिए कह रहा हूँ। मुझे बहुत सालों पहले खबर मिली थी कि रक्ष अकेडमी में एक खास दिव्य रोशनी है जिसका नाम फॉलन हार्ट रोशनी है। ये रोशनी सारी दिव्य रोशनियों में 14वीं सबसे ताकतवर रोशनी है। अगर तुम इसे किसी तरह हासिल कर पाए तो तुम्हारा फ्लेम मंत्र विकसित हो जाएगा, मतलब कि और ताकतवर हो जाएगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव उस रोशनी के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा,
फॉलन हार्ट रोशनी। आचार्य कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कह रहे हैं। शायद ये मुझे लारा से भी ज्यादा ताकतवर बना दे। लारा से ज्यादा ताकतवर बनने की इच्छा ध्रुव की आंखों में एक अलग चमक ले आई थी। उसी चमक के साथ ध्रुव मुस्कुराते हुए उस गुफा से बाहर निकलने लगा। ये देखकर विदुर भी वापस अंगूठी में चले गए। गुफा से बाहर आकर ध्रुव ने राहत की सांस ली और अपने एकलव्य बन जाने की खुशी में उसने घर की ओर चलना शुरू किया। जब ध्रुव वापस अपने घर आया तो उसे घर के दरवाजे पर खड़े दल के बुजुर्ग दिखे। सभी के चेहरे लटके हुए थे, जिसे देखकर ध्रुव सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या था। वो बुजुर्ग दरवाजे से बाहर आते हुए अपने घर की तरफ चले गए। ध्रुव ने गौर किया कि उदासी के साथ साथ बुजुर्गों के चेहरे पर नाराजगी भी थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, आखिर अब कौन सी नई बला आ गई। इसके बाद ध्रुव जैसे ही दरवाजे से अंदर आने के लिए हुआ, तभी उसे इरा दिख गई। इरा ध्रुव को देखकर खुश हो गई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। वहीं इरा को अचानक देखकर ध्रुव की धड़कनें भी बढ़ती चली गई। उसे विदुर का सवाल याद आया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। तभी अपना चेहरा छुपाने के लिए ध्रुव आसमान की ओर देखने लगा। ध्रुव की इस अजीब हरकत को देख इरा थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, मैं जानती हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो। यह सुनकर ध्रुव ने हैरानी में इरा को देखते हुए कहा, क्या क्या सोच रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं सोच रहा। इस पर इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा, मुझसे झूठ, लेकिन तुम्हें बता दूं, मुझसे चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। ध्रुव ये सुनकर थोड़ी परेशानी में आ गया था। उसे लगा कहीं इरा को विदुर के सवाल के बारे में तो नहीं पता चल गया था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली? कहीं उसे दिमाग पढ़ना भी तो नहीं आता था। इन्हीं सवालों की वजह से ध्रुव के चेहरे पर बढ़ती परेशानी देखकर इरा ने उससे कहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एकलव्य रैंक हासिल कर लिया है। तुम्हें क्या लगा तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी आंखों से साफ समझ आ रहा है कि तुम अब शून्य नहीं रहे। ये कहकर इरा मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा है इरा को विदुर के सवाल के बारे में नहीं पता था। फिर बात संभालते हुए उसने कहा, वो तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने सारा मजा खराब कर दिया। ध्रुव की बात सुनते ही इरा की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ से ध्रुव के कपड़ों पर लगी धूल को झाड़ना शुरू कर दिया। इरा पहली बार ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन ध्रुव को पहली बार उसका स्पर्श कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन विदुर की बात ने ध्रुव को इरा से जुड़ी हर चीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त शौर्य दल का कोई और नौजवान वहां मौजूद होता तो इरा के ऐसा करने पर जलन से राख हो गया होता। वहीं ध्रुव इरा के चेहरे को देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर लहराती जुल्फों को देखकर उसके मन में कुछ कुछ होने लगा। अचानक ध्रुव की सांसें बढ़ने लगी और वो इरा को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी इस नजर पर इरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ध्रुव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस सवाल के बाद इरा के गाल लाल हो गए थे। वो अपनी नजरें संभाल नहीं पा रही थी और ध्रुव को देखकर उसकी भी सांसें अचानक से बढ़ने लगी। तभी ध्रुव होश में आया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही, मतलब कुछ खास नहीं। इरा ने देखा कि ध्रुव का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया था। वो समझ गई थी कि उसके सवाल ने ध्रुव को थोड़ा परेशान कर दिया था। तभी ध्रुव ने खराश ठीक करते हुए इरा से कहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत लगने लगी हो, बस इतना ही। ध्रुव की बात सुनकर इरा ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन इस तारीफ से बहुत खुश हो गई थी। फिर उसने बात बदलते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि अब जो तुम एकलव्य हो गए हो तो क्या तुमने कोई नई तकनीक भी सीखी है? इस बात पर ध्रुव ने थोड़ा झिझकते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस पर इरा ने ही बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, कितनी ताकतवर तकनीक है वो? क्या तुम मुझे भी दिखा सकते हो कि तुमने कौन सी तकनीक सीखी है? मैं सचमुच उसे देखना चाहती हूँ। इस पर ध्रुव की खांसी थोड़ी और बढ़ गई। ध्रुव का ऐसे खांसना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी झिझक थी। वो जानता था कि उसकी तकनीक अभी कमजोर थी और इसलिए वो इरा को उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहा था। यही सोचकर उसने इरा से कहा, क्या फर्क पड़ता है तकनीकों से? असली ताकत तो दिल में होती है। हुनर और जज्बा ही है जिनसे युद्ध जीते जाते हैं। तकनीकें तो आती जाती रहती हैं। ये कहते हुए ध्रुव ने एक बहुत ही नकली हंसी दी, जिसे देखकर इरा ने ध्रुव से साफ साफ कहा, ध्रुव, ज्ञान मत दो, चुपचाप अपनी तकनीक दिखाओ। इरा की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि इरा से कुछ छिपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपने कंधे पीछे करते हुए अपनी हथेलियों को खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। ध्रुव के खाली हाथ को देखकर इरा को लगा ध्रुव उसकी टांग खींच रहा था, लेकिन तभी अचानक ध्रुव की कलाई पर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर ध्रुव ने शुक्र मनाया कि कम से कम इरा को कुछ दिखाई तो पड़ा, लेकिन इरा इसे देखकर खुश नहीं हुई। उसने उस भीनी सी रोशनी को देखते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, क्या यही तुम्हारी ताकतवर तकनीक है? इतने में ध्रुव का भरोसा थोड़ा डगमगाया और वो रोशनी अचानक फड़फड़ाते हुए गायब हो गई। ये देखकर ध्रुव ने एक नकली मुस्कुराहट दी, लेकिन इरा उस रोशनी को देखने के बाद थोड़ी नाराज दिख रही थी। इस नाराजगी के साथ उसने ध्रुव से कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि ताकतवर तकनीक वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और मैं ये जानती हूँ ये पिद्दी सी रोशनी आगे जाकर बहुत ताकतवर बन जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें इससे ताकतवर तकनीक दे रही थी तब तुमने मना क्यों कर दिया था? और अब देखो तुम इस कमजोर तकनीक को ढो रहे हो। क्या तुम्हें मेरी मदद पसंद नहीं है?
या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती? ध्रुव ने इरा को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। वो देख रहा था कि इरा की आंखों में उसका गुस्सा साफ छलक रहा था। वो थोड़ा हैरान हुआ कि आमतौर पर प्यारी और खूबसूरत दिखने वाली इरा का गुस्सा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो समझ रहा था कि इरा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो हमेशा ध्रुव का भला ही चाहती थी। इरा का गुस्सा शांत करने की कोशिश में ध्रुव ने उससे कहा, हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफों की तरह हाई लेवल तकनीक छोड़कर एक कमजोर तकनीक अपनाऊंगा? ये सुनकर इरा ने तुरंत ध्रुव से कहा, लेकिन तुम्हारी ये तकनीक तो क्लास 1 की लो लेवल तकनीक लग रही है, इससे तुम्हें क्या ही फायदा होगा? ध्रुव की बात से इरा का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन वो अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुव इस कमजोर तकनीक को क्यों ढो रहा था, जबकि उसके पास और ज्यादा ताकतवर तकनीक चुनने का मौका था। इरा के चेहरे पर परेशानी देखकर ध्रुव ने उसे बताया, जिस तरह एक किताब को देखकर उसमें छिपे ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह इस तकनीक की ताकत तुम्हें आज भले ना समझ आए, लेकिन एक दिन तुम इसे जरूर समझोगी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया। इरा ने देखा कि ध्रुव के चेहरे पर यह कहते हुए एक मुस्कुराहट आ गई थी। इससे इरा का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ और उसने ध्रुव से पूछा, सच में? इस बात के जवाब में ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? ये कहकर ध्रुव ने इरा का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, लेकिन फिलहाल को तो तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि दल के बुजुर्ग इतने खिसियाए हुए क्यों दिख रहे थे? कोई बुरी खबर है क्या? इस पर इरा ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, कह सकते हो, आमिश दल ना जाने कहां से एक हकीम को पकड़ लाया है और उस हकीम ने उनके लिए स्प्रिंग पाउडर नाम की एक दवाई बनाई है जो आमिश दल अपने बाजार में बेच रहा है। ये दवाई बहुत सस्ती है लेकिन फिर भी असरदार है। इस दवाई ने मैसेडोरिया में तहलका मचा दिया है और योद्धा इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वजह से शौर्य दल के बाजार खाली होने लगे हैं क्योंकि सभी व्यापारी आमिश दल के बाजार में जाने लगे हैं। वैसे इस दवाई को बाजार में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस दवाई ने शौर्य दल का बहुत घाटा कर दिया है ध्रुव। खजाने में पैसे ही नहीं जुड़ पा रहे, जिस वजह से अरेंद्र अंकल भी आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव समझ गया कि बाजार से होते घाटे की वजह से बुजुर्गों का मुंह उतरा हुआ था। उसने इरा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर मनी मन सोचा, आखिर कौन है यह हकीम और आमिश दल इसे समझ क्या रहा है? क्योंकि इतना तो मैं जानता हूं कि यह हकीम आचार्य विदुर के सामने कुछ भी नहीं होगा। तभी ध्रुव ने वहां से निकलने का बहाना ढूंढा और इरा से कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इरा ने पहले उसे मना किया, फिर ध्रुव के समझाने पर मान गई। उसके बाद ध्रुव चुपके से वहां से सीधे आमिश दल के बाजार की ओर गया। वैसे तो ध्रुव को बुजुर्गों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि आमिश दल की दवाई से उसके बाबा भी परेशान चल रहे थे और इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता था। घर से निकलकर जैसे ही ध्रुव आमिश दल के बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। वैसे तो ये बाजार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों के खड़े होने तक के लिए जगह नहीं बची थी। हर कोई हड़बड़ाते हुए इधर उधर जा रहा था। कुछ हट्टे कट्टे लोग दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर से सूखे खून की बू आ रही थी, जिससे ध्रुव समझ गया कि ये लोग योद्धा थे। योद्धाओं के लिए वो दवाई बहुत कारगर साबित हुई थी और क्योंकि वो इतनी कम दामों में मिल रही थी, इसलिए हर योद्धा उसे पाना चाह रहा था। ध्रुव ने देखा कि एक योद्धा अपने हाथ में लकड़ी का बक्सा लिए सभी को ढकेलता हुआ बाजार से बाहर जा रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखकर ध्रुव ने सोचा, शायद ये आदमी स्प्रिंग पाउडर ले जा रहा है। ये सोचकर ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा और उसे बहुत सी छोटी दुकानें दिखी जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक में ध्रुव गया और मुश्किल से जगह बनाकर वो काउंटर के पास पहुंचा। काउंटर की दूसरी ओर खड़े आदमी को देखकर ध्रुव ने कहा, स्प्रिंग पाउडर का एक बक्सा खरीदना है। ये सुनकर उस दुकानदार ने कहा, 100 सोने के सिक्के। ये दाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे लगा इस हिसाब से तो एक दवा सिर्फ 10 सिक्कों की होगी। फिर उसे लगा शायद उसने गलत सुना था, इसलिए उसने दुकानदार से पूछा, स्प्रिंग पाउडर का एक बक्सा सचमुच 100 सिक्कों का है? ध्रुव को लगा कि ये दाम बहुत ही कम था, लेकिन दुकानदार ने उससे कहा, इससे सस्ता पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। 100 सिक्कों से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 100 सोने के सिक्के निकाले और उस दुकानदार को थमा दिए, जिसके बदले दुकानदार ने स्प्रिंग पाउडर का एक बक्सा ध्रुव को पकड़ा दिया। फिर ध्रुव उस बक्से को पकड़कर जगह बनाते हुए वहां से चला गया। उसने बाहर आते हुए खुद से एक सवाल किया, आखिर ये दवाई इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है? ध्रुव उस दवाई से भरे बक्से को उठाकर दुकान से बाहर आ गया। उसने भीड़ से वो बक्सा बचाते हुए आखिरकार एक राहत की सांस ली। उसने देखा था कि कैसे सभी दुकानदारों में एक अजीब सी हेकड़ी थी और ऐसा सिर्फ इस दवाई की वजह से था। फिर ध्रुव ने दुकानदारों के बारे में ना सोचकर उस बक्से को खोलकर देखा। ध्रुव ने देखा कि उसके अंदर 10 छोटी बोतलें रखी हुई थी, जिसकी दवा का रंग हल्का हरा था। इसे देखकर ध्रुव समझ गया कि हकीम ने स्प्रिंग पाउडर में सबसे सस्ती चीजें मिलाई थी और इसका मतलब साफ था कि यह दवा असरदार तो थी, लेकिन ना के बराबर। अपने आकलन पर भरोसा करते हुए ध्रुव ने एक हरी बोतल खोली। उसमें से सड़ी हुई दवा की बदबू आ रही थी। ध्रुव को उस बोतल की बू से उल्टी आ ही गई थी कि उसने खुद को संभालते हुए विदुर से कहा, आचार्य, क्या जहर को पीकर भी शक्ति बढ़ाई जा सकती है? यह सुनकर विदुर ने चौंकते हुए ध्रुव से पूछा, नहीं तो, लेकिन क्यों? विदुर के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, क्योंकि इस दवा को पीकर कोई भी जिंदा बच ही नहीं सकता।
फिर तो ये दवा नहीं, जहर ही हुई ना। ध्रुव की बात सुनकर विदुर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने कहा, मैं समझ रहा हूं कि यह दवा बहुत बेकार है, लेकिन यह है तो दवा ही। इसका असर भी बहुत कम है और ये इतनी आम है कि हर नया नवाड़ी हकीम इसे बनाकर सस्ते दामों में बेच देता है। इस पर ध्रुव ने विदुर से कहा, सस्ता नहीं, बहुत सस्ता। 10 बोतलें सिर्फ 100 सिक्कों में आ गईं। इसका मतलब एक बोतल की कीमत सिर्फ 10 सोने के सिक्के है। ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने भी सहमति जताते हुए कहा, है तो ये सच में बहुत सस्ती, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ये सुनते ही जैसे ध्रुव के दिमाग की बत्ती जली और उसने तुरंत विदुर से सवाल किया, आचार्य, क्या आपके पास ऐसी दवाइयों का कोई नुस्खा है? मेरा मतलब इससे अच्छी दवाई का। इस पर विदुर को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे ढेरों नुस्खे हैं मेरे पास, लेकिन मैं कभी इन्हें बनाने में अपना वक्त जाया नहीं करता, क्योंकि ये तो कोई भी बना सकता है। एक बात बताओ, अब तो तुम भी एकलव्य रैंक पर पहुंच गए हो, इसका मतलब तुम भी तो ये दवा बना सकते हो, वो भी पूरे शौर्य दल के लिए। ये सुनकर ध्रुव पूरी तरह से चौंक गया। उसने इसी हैरानी में विदुर से सवाल किया, क्या मैं भी ऐसी दवा बना सकता हूं? ध्रुव की हैरानी को सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं ऐसी बेकार दवा बनाऊं? ध्रुव, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन मैं एक कलाकार हूं और दवाइयां बनाना मेरा जुनून है। ऐसी बेकार चीजों में मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, लेकिन तुम तो कर सकते हो। सबसे पहले नीलामी घर चलकर हमें एक खास कढ़ाई मांगनी होगी। उसके बाद तुम कुछ सस्ती जड़ी बूटियां भी खरीद लेना और फिर खुद ही दवा बना लेना। रही बात नुस्खे की, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और सच कहूं तो तुम्हें अपना हाथ रमाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ध्रुव ने खड़े होकर कुछ देर सोचा और फिर जोर से उस बेकार दवा से भरे बक्से को सड़क पर फेंकते हुए दरबार नीलामी घर के लिए भागा। वहां से भागते हुए ध्रुव जैसे ही दरबार नीलामी घर के पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर पास की झुग्गी में जाकर अपने आप को काले कपड़ों से ढक लिया। इसके बाद वो चलते चलते नीलामी घर के अंदर पहुंचा। दरबार नीलामी घर के लगभग सभी कर्मचारी अब इस अनजान हकीम को पहचानने लगे थे। जैसे एक कर्मचारी ने उस हकीम को दरवाजे के अंदर आते हुए देखा तो उसने सीधे नीलामी हॉल में आकर यह खबर सायरा और चरक गुरु को दी। कर्मचारी की बात सुनते ही सायरा और चरक गुरु ने नीलामी किसी और को सौंपी और सब छोड़ छाड़ कर उस अनजान हकीम से मिलने चले गए। वो लोग जानते थे कि हकीम उनका कहां इंतजार कर रहा होगा, इसलिए वो दोनों सीधे वहीं पहुंच गए। सायरा और चरक गुरु उस कमरे में पहुंचे जहां ध्रुव यानी अनजान हकीम उनका इंतजार कर रहा था। इसके पहले कि वो कुछ कहते, विदुर ने तुरंत कहा, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। दरअसल मुझे एक खास कढ़ाई की जरूरत है जो शायद मुझे आप दिला सके। सायरा इस हकीम के ओहदे को अब तक अच्छी तरह से समझ गई थी। उसने बिना हैरान हुए हकीम को देखते हुए मुस्कुराया। उसके बाद ताली बजाकर एक नौकरानी को कमरे के अंदर बुलाया। फिर उसने फुसफुसाते हुए उस नौकरानी को कुछ बताया, जिसके बाद वो वहां से सिर झुकाकर चली गई। नौकरानी के जाते ही सायरा ने हकीम से कहा, आप बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ आए। आज सुबह ही हमारे पास एक आदमी कढ़ाई लेकर आया था। इस कढ़ाई को जादुई आग से बनाया गया है और इसको बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि वुहान साम्राज्य के मशहूर लोहार वासुकी हैं। इस कढ़ाई की अपनी खुद की शक्ति है और इसे बनाने में ऐसे धातु इस्तेमाल हुए हैं जो इसमें बनी दवा का असर और बढ़ा देते हैं। आजकल सभी हकीमों को ऐसी ही कढ़ाइयों की तलाश रहती है। ये कहते हुए सायरा मुस्कुरा रही थी। उसकी बात सुनकर विदुर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, ऐसा कीजिए, एक स्टोरेज अंगूठी बनाइए जिसमें 500 गुच्छे खून रोकने वाली घास, 600 हड्डी बढ़ाने वाले फूल, 500 खसखस के फूल और 500 घाव ठीक करने वाले फल रख दीजिएगा। ये सुनते ही चरक गुरु की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। सबसे सस्ती स्टोरेज अंगूठी भी 70 से 80 हजार सिक्कों की आती थी और जो सामान विदुर ने बताया था वो वैसे तो सस्ता था, लेकिन इतनी तादाद में हर चीज की कीमत मिलाकर इन सब की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के थी और इस हिसाब में तो अब तक कढ़ाई की कीमत भी नहीं जोड़ी गई थी। चरक गुरु को पता था कि अगर कढ़ाई की नीलामी होती है तो वो आराम से 1.5 लाख सिक्कों में बिक जाएगी और क्या पता कोई इसके लिए 2 लाख सिक्के देने को भी राजी हो जाए। इसका मतलब सायरा का हकीम के लिए ये तोहफा 3 लाख सिक्कों बराबर था। चरक गुरु यही सोचकर परेशान होने लगे। वहीं सायरा भी यही सोच रही थी कि आखिर वो इतने पैसे कहां से लाएगी। सायरा भले इस नीलामी घर की मालकिन थी, लेकिन इस नीलामी घर के बाकी हिस्सेदार भी थे। सायरा को उन्हें पूरा हिसाब दिखाना पड़ता था और 3 लाख सिक्कों के तोहफे के लिए कोई हिस्सेदार राजी नहीं होगा, बल्कि शायद नाराज हो जाए। यही सोचकर सायरा परेशानी में थी कि वो आखिर करे तो क्या करे। वो इस हकीम को ना भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि इस दर्जे का हकीम उसने आज तक नहीं देखा था। इतना कुछ सोचते हुए भी सायरा के माथे पर शिकन का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने तो मुस्कुराते हुए विदुर से कहा, मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपका सारा काम कराती हूँ। यह सुनकर विदुर ने हंसते हुए सायरा से कहा, मैं जानता था आप जरूर मेरा काम कर देंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। यह पहली बार था जब इस हकीम ने सायरा से ऐसे बात की थी, इसलिए सायरा समझ गई थी
कि वो इस अनजान हकीम को खुश करने में कामयाब हो ही गई थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। तभी ध्रुव ने अपनी जेब से एक ब्लू कार्ड निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। इसके बाद विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये खरीदी के लिए काफी होगा या नहीं, लेकिन ऐसा कीजिए कि करिश्माई पाउडर का सामान भी खरीद ही लीजिए। इतना सुनते ही चरक गुरु और ज्यादा चौंक गए। अगर इस हकीम ने एक भी चीज और मांगी तो उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता था। वो जानते थे कि करिश्माई पाउडर के सारे सामान के लिए 50,000 सिक्के भी हिसाब में जोड़ लिए जाएंगे। वहीं सायरा गुस्से से लाल होने लगी थी। उसे लगा ये हकीम अब उसका फायदा उठा रहा था, लेकिन अव्वल दर्जे के हकीम के बारे में सोचकर सायरा नाराज होने के बावजूद अपना गुस्सा मन में ही दबा कर रखे रही। उल्टा वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत गुस्सा छिपा हुआ था। सायरा ने खुद को याद दिलाया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शायद उसकी कुर्बानी सोने के सिक्कों में होनी थी। लेकिन ध्रुव ने दोनों का चेहरा पढ़कर विदुर को फुसफुसाते हुए बताया कि शायद ये लोग नाराज हो रहे थे। इस बारे में कुछ सोचकर विदुर ने तुरंत हंसते हुए कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो आपके लिए करिश्माई पाउडर बनाने की बात कर रहा था। आप बस उसकी कीमत चुका दें और सारा मुनाफा खुद ही रख ले। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही सायरा जोर से हंसने लगी। वो तो इस हकीम को मुनाफाखोर समझ रही थी, लेकिन ये तो एक अच्छा आदमी निकला। दिल खोलकर हंस लेने के बाद सायरा ने हकीम से कहा, इसके लिए तो मुझे आपको शुक्रिया कहना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। वो लोग बात करते रहे, लेकिन धीरे धीरे ध्रुव बेचैन होने लगा था। तभी ध्रुव की नजर दरवाजा खोलकर अंदर आती एक नौकरानी पर पड़ी। उस नौकरानी के हाथों में एक बड़ी सी चांदी की ट्रे थी, जिसके बीचों बीच एक लाल रंग की अंगूठी रखी हुई थी। सायरा ने उस चांदी की ट्रे को अपने हाथों में लिया और नौकरानी को वहां से जाने का इशारा किया। फिर सायरा ने मुस्कुराते हुए हकीम को देखते हुए कहा, हमने सारा सामान इस अंगूठी में ही डाल दिया है। ये सुनकर ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस अंगूठी को अपने हाथों में ले लिया। फिर जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया तो विदुर ने कहा, ठीक है, करिश्माई पाउडर बना लेने के बाद मैं उसे आपको सौंप दूंगा। सायरा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सिर हिलाते हुए अपनी हामी भरी। फिर विदुर ने उससे कहा, एक बात और, किसी को मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके नीलामी घर के रास्ते अब अच्छे से याद हो चुके हैं। ये कहकर विदुर हंसने लगा और ध्रुव उठकर वहां से जाने लगा। बाहर जाते हुए ध्रुव ने उस अंगूठी को अपनी उंगली पर पहन लिया और बिना पीछे मुड़े बस चलता गया। वहीं कमरे में सायरा चरक गुरु को देखकर हंस रही थी। वो जानती थी कि चरक गुरु भी वही सोचकर घबरा गए थे जो सोचकर वो खुद घबरा गई थी। तभी सायरा की नजर टेबल पर रखे ब्लू कार्ड पर पड़ी। उसे वहां देखकर सायरा समझ गई थी कि यह हकीम उनका एहसान नहीं लेना चाहता था। उस कार्ड को देखते हुए सायरा ने चरक गुरु से पूछा, चरक गुरु, एक बात बताइए, करिश्माई पाउडर बनाना आसान है क्या? सायरा का सवाल सुनकर चरक गुरु ने उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल आसान नहीं है। यहां तक कि गोलियों के राजा कहे जाने वाले शांडल भी करिश्माई पाउडर बनाने में 10 में से 7 बार ही कामयाब हो पाते हैं, और रैंक 4 वाले हकीम 10 में से सिर्फ 5 बार कामयाब हो पाते हैं। यह सुनकर सायरा ने उनसे एक और सवाल किया, लेकिन ये हकीम तो शायद पहली बार में ही कामयाब हो गए थे ना? इस पर चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, वो हमारे लिए पहली बार ही था। हो सकता है ये पहले बहुत बार करिश्माई पाउडर बना चुके हो। ऐसा करने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो है किस्मत। शायद इस हकीम की किस्मत बहुत अच्छी है। ये सुनते ही सायरा ने तुरंत कहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रैंक 4 के हकीम भी नहीं है, बल्कि रैंक 5? सायरा का सवाल सुनकर चरक गुरु ने हंसते हुए उसे बताया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो रैंक 5 के हो। पूरे ओहान साम्राज्य में रैंक 5 के हकीम सिर्फ गिनती के ही हैं। रैंक 5 के हकीमों को अंबर दल जैसे लोग भी वीआईपी मानते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसा आदमी हमारे नीलामी घर में आकर गोलियां क्यों बेचेगा? चरक गुरु को हंसते हुए सुनकर सायरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद सही कह रहे हैं। मुझे हकीमों का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे सवाल करती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आज जो किया वो सही किया ना? इस पर चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई भी 2 बार सोचेगा, बल्कि तुमने तो बहुत समझदारी से इस मामले को संभाला। रही बात उस हकीम की, तो वो थोड़े अजीब मालूम होते हैं। अगली बार वो कुछ भी कहें तो गुस्सा होने से पहले उनकी पूरी बात सुन लेना। जब तक वो हमसे नाराज नहीं होते तब तक डरने की कोई बात नहीं। ये सुनकर सायरा ने टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए थकी सी आवाज में चरक गुरु से कहा, वैसे ये हकीम ऐसी सस्ती जड़ी बूटियों का करेंगे क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए चरक गुरु ने कहा, ये सारा सामान बहते खून को रोकने में काम आता है, या फिर हड्डियां मजबूत करने के। मुझे लगता है ये चोट ठीक करने वाली दवा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इतना कहकर चरक गुरु थोड़े रुके और फिर धीमी आवाज में उन्होंने खुद से सवाल करते हुए कहा,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अव्वल दर्जे का हकीम आखिर सस्ती सी चोट ठीक करने वाली दवाई क्यों बनाएगा। चरक गुरु की धीमी आवाज को सायरा ने सुन लिया था। इस बात से सायरा कुछ सोचने लगी और फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से टेबल को थपथपाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये हकीम ये दवाई शौर्य दल के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब शौर्य दल इनके लिए बहुत खास है। लेकिन क्यों? सायरा की इस बात से चरक गुरु ने हैरान होते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ये हकीम शौर्य दल के लिए दवा क्यों बनाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए सायरा ने कहा, मैंने सुना है कि आमिश दल को कोई अनाड़ी हकीम मिल गया है। उस हकीम के बनाए स्प्रिंग पाउडर ने मैसेडोरिया में तहलका मचा दिया है, जिससे शौर्य दल के बाजार अचानक खाली होने लगे हैं। आपको याद होगा जब पिछली बार ये हकीम अरेंद्र अंकल से मिले थे, तब इन्होंने कहा था कि भविष्य में एक दिन जरूर साथ काम करेंगे। मुझे लगता है आखिरकार वो दिन आ ही गया है। इस हकीम से मदद मांगनी पड़ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।